Hi everybody, this is your educator Shubham Pathak and today we are going to do full chemistry का revision for our term 2 science examination. दो चैप्टर आ रहे हैं आपके term 2 में, एक आ रहा है periodic classification of elements और दूसरा आ रहा है carbon and its compound. तो start करते हैं carbon and its compound से, then we will go to periodic classification of element. दोनों ही चैप्टर की quick revision हर एक एसेंशियल पॉइंट के साथ आपको मिलने वाली है. बीच बीच में मैं आपको यहाँ ये भी बता दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे. याद रखना बच्चा कि आज हम केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को 7 बजे हम लोग 3 मॉक पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी. तो वो वाला सेशन भी एक बार देख लेना, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन आपको पता है कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके में, मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट यानी कि 6. तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होते हैं, 6. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4. तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास, 4 हो गए. टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं. अभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजुअली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स जब बनने होते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं. लेकिन कार्बन के केस में दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है. आपको पता है क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत एनर्जी लगेगी. इतना एनर्जी अगर कार्बन लगाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट. और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लोगे लेकिन प्रोटॉन थोड़ी गेन करोगे. प्रोटॉन का नंबर तो 6 ही रहेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लोगे तो उतने प्रोटॉन्स के लिए, उतने पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना इन द वैलेंस शेल. तो दैट इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल. इसीलिए कार्बन एज एन एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन आपका लूज करता है. तो आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है. इनफैक्ट कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि वो शेयरिंग करता है. तो यहीं से आता है हमारा डिफरेंशिएशन. कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, राइट. कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ना कि आदान प्रदान. आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है. कोई एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है. कोवलेंट कंपाउंड में यूजुअली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. अट्रैक्शन जो है थोड़ा कम होता है आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले. आयनिक कंपाउंड में भर भर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है. क्यों? क्योंकि एक अनायन बनता है और एक केटायन बनता है ना, आयंस बनते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई उस पर तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, यानी कि केटायन बना लेगा. और जैसे इलेक्ट्रॉन मिले उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो एनायन बना लेगा. तो केटायन और एनायन के बीच के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा होते हैं. इसीलिए क्योंकि फोर्सेस वहां पे ज्यादा है आयनिक कंपाउंड्स में, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है. ऑन द अदर हैंड कोवलेंट कंपाउंड्स में क्योंकि फोर्सेस आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले कम हैं, तो जितना कम फोर्स होंगे आपस में, अट्रैक्शन का जितना कम फोर्स होगा उतना ही कम एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उनको उनके फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए. इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. कोवलेंट कंपाउंड्स में यूजुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में, जैसे आप एक्वा स्टेट भी बोलते हो, इसमें ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. आया समझ इतना? अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड के और एग्जांपल मैं बता देती हूँ. H2 बता देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है. H2 कैसे बनता है बच्चा? हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बनता है कुछ ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन. आप इसमें डॉट भी बना सकते थे. N2 भी यहीं बना के दिखा देती हूँ, रुक जाओ. N2 कैसे बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इसमें, ऐसा बनेगा. दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. सिर्फ कार्बन की बात नहीं कर रहे थे, तो हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में भी कोवलेंट बॉन्डिंग दिखा दी. चलो आगे चलते. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी. ये सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चंस की तरह भी आ सकते हैं कि कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, या फिर ये इस पे क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है. पते की बात ये है बच्चा कि कार्बन अकेला इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है, इतनी सारी एटम्स के साथ रिएक्ट कर लेता है, जितने बाकी सारे के सारे एटम क्यूमुलेटिवली मिलके भी नहीं कर पाते. इसीलिए तो कार्बन के लिए एक अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट. तो ये ऐसा पॉसिबल 2 कारणों की वजह से. एक कारण का नाम है कैटेनेशन, दूसरा कारण का नाम है टेट्रावैलेंसी. कैटेनेशन,
कैटेनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो सेल्फ लिंकिंग करता है। देख लो, सेल्फ ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल। तो अपने आप से ही वो लिंक बहुत करता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है कार्बन सेल्फ लिंकिंग करके, और इसीलिए वो लंबी लंबी चेन बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो when carbon atoms combine with one another to form long chains of carbon, it is known as catenation. और अगर मैं दो वर्ड में बोलूं तो the self linking property of carbon is known as catenation. नेक्स्ट, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी अभी हमने पढ़ी कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड्स ऑलमोस्ट सारे एटम्स के साथ बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में मिलके कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म bonds with other atoms by sharing its valence electron. A carbon atom form 4 covalent bonds, hence carbon is said to be tetravalent, where tetra means 4. ये आपको मैंने पहले बता दिया। अच्छा, जब भी कैटेनेशन पे क्वेश्चन आएगा ना, अगर 3 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे, तो एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना देना। कैटेनेशन आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ ओपन एंड जरूर बनाना, क्योंकि लंबी लंबी चेन बनती हैं, कितने भी और कार्बन जो है ऐड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट चेन्स बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, यानी कि ऐसा भी बनाता है ना। वो ऊपर भी एक बनाना था। ये हो गई ब्रांच चेन, ये हो गई आपकी स्ट्रेट चेन, और क्लोज चेन भी बनाता है बच्चा। बेंजीन होता है ना जैसे। तो ये हो गई स्ट्रेट चेन, ये वाली हो गई आपकी ब्रांच चेन, ये वाली हो गई आपकी क्लोज चेन। तो हर तरीके की चेन्स बनाता है। टेट्रावेलेंसी में तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। रब कर दूं बच्चा, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पीडीएफ को जरूर देख लेना। पूरा लेक्चर अगर देखने में आपका टाइम लग रहा है तो आप वो पीडीएफ से जो है पूरी की पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। दीज आर ऑल एनसीईआरटी वर्ड्स, एंड पेपर से 2 दिन पहले हमें एनसीईआरटी पे स्टिक टुगेदर करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। एलोट्रॉपिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन शो करता है, कुछ और एलिमेंट्स भी एलोट्रॉपिज्म शो करते हैं। एलोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है इन द सेम फिजिकल स्टेट, और इन्हीं स्टेट्स को आप एलोट्रॉप्स बोल देते हो। तो द एलोट्रॉप्स आर नथिंग बट द डिफरेंट forms of the same element are the various physical forms of an element that it can exist in. कार्बन की बात करें तो कार्बन कुछ 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, और एक है फुलर। डायमंड की बात करें तो आपको पता ही है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे प्रेजेंट। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड जो है CO2 बनाता है जब उसे बर्न करोगे O2 के प्रेजेंस में। डायमंड जो है इसमें 3D स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज है कि ग्रेफाइट ग्रे कलर का होता है, डायमंड से लाइटर होता है, स्लिपरी होता है। इसकी ये स्लिपरी टेंडेंसी पेंसिल की निब बनाने में काम आती है। ग्रेफाइट की डायमंड की हार्डेस्ट जो टेंडेंसी है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की टेंडेंसी, वो उसको रॉक कटिंग में काम आती है। जो बड़े बड़े रॉक कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें डायमंड लगा होता है। दैट्स ऑल बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट। फुलर की बात करें तो वो डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना तो बहुत ज्यादा ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट होता है। अभी मैं इसके डायग्राम दिखा देती हूँ और आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है डायमंड का। डायमंड कुछ इस तरीके का दिखता है, 3D स्ट्रक्चर होता है बच्चा। तो एक कार्बन 4 कार्बन से लिंक्ड है ना। कोई भी कार्बन यहाँ पे उठा के देख लो, ये 4 कार्बन से आपस में लिंक्ड है। तो चारों की चारों कोवलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, इसीलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, काफी रिजिड 3D स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का देखें तो इसमें एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से लिंक्ड है, एक इलेक्ट्रॉन खाली घूम रहा है, स्लिपरी स्ट्रक्चर है। ऐसे शीट्स बनी होती हैं ग्रेफाइट में, और एक शीट और दूसरी शीट के बीच में जो वैंडर वॉल फोर्सेस होते हैं वो भी बहुत वीक होते हैं, इसलिए स्लिपरी होता है, थोड़ा इजी टू ब्रेक भी होता है। फुलर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है C60, इसे बकमिंस्टर फुलरीन भी बोला जाता है। वो कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल फुटबॉल की टाइप दिखता है।
है ना। सो ये 3 एलोट्रॉप्स हैं। आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। बच्चा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नाउ ऑन द अदर हैंड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है और बाकी कोई भी एलिमेंट है, किसी भी और एलिमेंट के एटम्स हैं तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना प्यारा है दुनिया में कि इनके खुद के बॉन्डिंग से इतने ज्यादा कंपाउंड बनते हैं कि उसके लिए अगेन एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसे हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। तो हमारे पास 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होते हैं एल्केन, एक होते हैं एल्कीन, एक होते हैं अल्काइन। एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है और एल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, एक सेकंड पेन का कलर चेंज करने दो, CnH2n+2। ये फॉर्मूला याद कर लो, अभी तक अगर समझ नहीं आया तो इसे याद कर लो, प्लीज याद कर लो। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो CnH2n अगर आपको याद है तो एल्केन में वो +2 कर दो, एल्कीन में कुछ मत करो, एल्कीन में -2 कर दो बस। अच्छा, अभी एल्केन कौन से होते हैं? एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n का क्या मतलब है? n को यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, किसी से भी। मान लो मैंने क्या किया, n को 2 से रिप्लेस किया तो C2, 2n का मतलब 4 + 2 का 2n + 2 का मतलब 4 + 2 यानी कि 6, C2H6 क्या बन गया? ये इथेन। एल्कीन को भी कर दो, C3 मान लो H2n यानी कि C3H6, ये क्या बन गया? प्रोपीन। इसी तरीके से एल्काइन प्रोपाइन, ब्यूटाइन आप बना सकते हो। फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप बना लोगे। तो मीथेन, इथीन, इथाइन, दिस इज हाउ इट गोज। नाउ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अगेन एक फिनोमेना। आप देख रहे हो कार्बन कितनी सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कैटेनेशन शो कर रहा है, एलोट्रॉफिज्म शो कर रहा है, टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आगे हम होमोलोगस सीरीज भी देखेंगे। तो कार्बन एक बड़ा ही अनोखा सा एलिमेंट है बच्चा। ये अनोखा सा एलिमेंट बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है जो आप अभी भी पढ़ोगे, क्लास 11th में भी पढ़ोगे, क्लास 12th में भी पढ़ोगे। एनीवे, लेट्स कम बैक टू आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। आइसोमेरिज्म इज अ प्रॉपर्टी जहां पे एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आटे की बात करें, आटे से आप रोटी भी बना सकते हो, आटे से आप पूड़ी भी बना सकते हो, आटे से आप पराठा भी बना सकते हो। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम रहेगा ना, केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन आप उसकी फॉर्म्स जो है डिफरेंट कर रहे हो। वेरी बैड एनालॉजी बट यू गेट द पॉइंट। सिमिलरली आइसोमेरिज्म में ऐसा होता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे डिफर करता है, स्ट्रक्चर डिफर करता है कंपाउंड का। मेल्टिंग पॉइंट भी डिफर कर जाता है बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रक्चर, राइट। बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करेगा, सेम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रक्चर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैं नहीं बोलूंगी, इन कोहेरेंस विद द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट भी डिफर कर सकती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए आइसोमर्स में। आइसोमर्स बनाने भी मैं अभी बाद में दिखा दूंगी, ब्यूटेन का भी बता दूंगी और पेंटेन का भी बता दूंगी। ये 2 आइसोमर्स में से कोई भी एक आ सकता है पेपर में। Now let's go to next property of our carbon which is homologous series। बच्चों homologous series बच्चों को बहुत डर आती है। सिंपल चीज है। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस सीरीज का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सक्सेशन में बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब कोई तो कोई एक पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको सीरीज में, है ना। और होमो का मतलब है सेम। तो इस सीरीज में क्या सेम रहता है बच्चा? इस सीरीज में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, वो है नहीं, इस सीरीज में सेम रहता है कि क्या डिफरेंस रहेगा पहले वाले सीरीज में जो कंपाउंड आ रहा है उसमें और दूसरे वाले कंपाउंड में। और अच्छे से बताती हूँ। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला सेम रहता है कंपाउंड्स का, लेकिन वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से सिर्फ CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। एल्केन ले लो आप, क्या एल्केन होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल है। मीथेन पढ़ा आपने, ईथेन पढ़ा आपने, ब्यूटेन पढ़ा, उसमें इसमें क्या डिफरेंट था? इसमें जनरल फॉर्मूला तो सेम रह रहा था सबका, CnH2n+2, लेकिन वो एक दूसरे से डिफर किससे कर रहे थे? सिर्फ H2 ग्रुप से कर रहे थे। तो होमोलोगस सीरीज में पहले नंबर पे जो कंपाउंड आ रहा है और दूसरे नंबर पे जो कंपाउंड आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस कितने का होता है? सिर्फ CH2 ग्रुप का होता है। इसे आप होमोलोगस सीरीज बोलते हो।
तो एल्केन इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में हम बच्चा क्या बोल रहे हैं कि जो एक जनरल फॉर्मूला है वो सेम रह रहा है, जनरल फॉर्मूला। तो जब जनरल फॉर्मूला सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन आप एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बॉन्ड्स जो हैं एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं आगे वाले सक्सेसिव कंपाउंड्स में। जब बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट करेगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है, कितने बॉन्ड है भाई, कितना डिफिकल्ट है उन्हें मेल्ट करना, कितना डिफिकल्ट है उन्हें बॉइल करना, है ना। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज में डिफर करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज फिर भी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। Any two adjacent homologous differ by one carbon atom and two hydrogen atoms in their molecular formula. All compounds of homologous series show similar chemical properties, but physical properties such as melting point हो गया, boiling point हो गया, density हो गई, ये सब डिफर करता है क्योंकि इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, देखो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रह रहा है, लेकिन जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। हम जल्दी से 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कि ग्रेफाइट क्यों यूज होता है पेंसिल बनाने में, या कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, एल्केन एल्काइन के बीच का क्या डिफरेंस है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आइसोमर्स, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मॉक पेपर में करवाए हुए हैं जो 8th को, यार मैं लिख ही देती हूँ, आई रियली वॉन्ट यू टू सी इट एंड प्रिपेयर। 8 मई को 7 बजे आएगा, ठीक है। एनीवे, जल्दी से पेंटेन के 2 आइसोमर्स बना लेते हैं। पेंटेन का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चा, जरूरी नहीं है कि पेपर में फॉर्मूला दिया आएगा, आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है, आप उससे पेंटेन का फॉर्मूला बना लोगे। देखो यहाँ पे एन लगा है तो ये क्या होगा, एल्केन होगा। चलो बनाते हैं 2 आइसोमर्स। एक तो हो गया सिंपल वाला स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि एल्केन है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड हम यहाँ पे बना देंगे। दूसरा होगा, इसको बोलते हो बच्चा एन पेंटेन। एन पेंटेन बोलो, सिर्फ पेंटेन बोलो, चलेगा। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, रुको। अभी हम बनाएंगे आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलते हैं, आपको पता चलेगा कैसे। 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई, हमने ब्रांचिंग कर दी यहाँ पे, पहले और लास्ट वाले पे तो ब्रांचिंग होती नहीं है, हमने यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी। अब कंप्लीट कर देंगे। देखो आइसोमर्स में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम रहेगा बच्चा। ठीक है, दिस इज योर आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आ सकता है, इस आइसोपेंटेन बनाओ ऐसा भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसका नोमेनक्लेचर तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम ना, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन को हम नंबरिंग करते हैं। अब आपने देखा है कि सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग हो रही है तो इसे बोलोगे 2, सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग हो रही है और ग्रुप कौन सा लगा है, ग्रुप लगा है CH3 ग्रुप, इसको बोलते हो मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने एटम है, 4, 2 मिथाइल, 4 को बोलोगे ब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अगेन आपके सिलेबस में नहीं है नॉमेनक्लेचर, आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि इसे 2 मिथाइल ब्यूटेन बोला जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम सारे ट्रेंड अच्छे से करने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस यू इन ट्रेंड्स के बाद आपको ट्रेंड्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट मतलब आई एम होपिंग नहीं आएगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डोबिनियर ट्रायड, तो सारे के सारे जो हमने इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, चाहे वो डोबिनियर का हो, न्यूलैंड का हो, मेंडेलीव का हो, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, सबके प्रोज और कॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मेंडेलीव के प्रोज और कॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही पढ़ना, और ऐसे पढ़ोगे ना तो ये वाला पार्ट जो है 45 मिनट या 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप खुद से भी स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो। एनीवे, डोबिनियर ट्रायड की बात करते हैं। देखो कई सारे साइंटिस्ट थे दुनिया में जो ट्राई कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे उन्हें किसी एक फैशन में, किसी एक ट्रेंड में वो लोग बांध सकें ताकि उनकी स्टडी जो है आसान हो जाए।
तो सबसे पहला अटेम्प्ट आया डोबिनियर की तरफ से, जिन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया, जितने भी एलिमेंट्स उस जमाने में जाते थे या डिस्कवर हो चुके थे, उन एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया 3-3 के ग्रुप्स में। इन 3-3 के ग्रुप्स को क्या बोला उन्होंने? ट्रायड्स बोला। ट्रायड्स में क्या फैशन शो हो रहा था, क्योंकि आप अरेंज कर रहे हो तो कोई तो ट्रेंड आना चाहिए ना, वो ट्रेंड समझते हैं। तो इसमें ट्रेंड क्या था कि जो ये ट्रायड्स थे उसमें ऊपर वाला एटम, ऊपर वाला एलिमेंट और सबसे नीचे वाला एलिमेंट, ये एटॉमिक मास का एवरेज था बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास। ये ट्रेंड में उन्होंने डोबिनियर ट्रायड्स बनाने शुरू किए। सो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द, ये ना 2 यहां पे आ गया, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। हाँ, रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द 2 अदर एलिमेंट। रफली ही बोला था, एग्जैक्ट इसमें भी नहीं दे रहे थे। तो एडवांटेज डोबिनियर ट्रायड का बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एडवांटेज ये जरूर था कि मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप फाइंड कर सकते थे। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि जितने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए थे उस जमाने में, उतने भी एलिमेंट जो है वो ट्रायड्स में नहीं लगा पाए थे। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही कम ट्रायड्स बनाए थे, जैसे कि एक ट्रायड में यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो डोबिनियर की क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही। फिर आई आपकी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि देन नोन एलिमेंट्स का मतलब उस जमाने में जितने एलिमेंट्स नोन होते थे उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लगाया। पहले वाले ने भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ये भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। इनका क्या ट्रेंड देखने को मिला? इस क्लासिफिकेशन का ट्रेंड था कि हर 8th एलिमेंट, यानी कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की साथ सिमिलैरिटी शो करेगा। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ सेम सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज के टर्म में शो करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि आप ऐसा म्यूजिक में देखते हो। म्यूजिक में क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी, फिर से क्या शुरू हो जाता है? सा शुरू हो जाता है। या आप वेस्टर्न कल्चर में देखोगे तो वहां पे भी होता है दो रे मी फा सोला ती, फिर दो रे मी फा सोला ती। तो एवरी 8th इज सिमिलर टू एवरी फर्स्ट। और न्यूलैंड ने इस तरीके से देन नोन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। देखो कुछ इस तरीके से किया। यहाँ पे एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पूरा लिख के बता रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में ही आएगा। या तो एडवांटेजेस 3 मार्क्स में आएंगे या तो लिमिटेशन 3 मार्क्स में आएंगे, लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये था कि एक फ्रेमवर्क बना दिया था उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, और उनके फीचर्स को भी कंपेयर किया जा रहा था, सिमिलैरिटीज भी शो की जा रही थी। दूसरा एडवांटेज ये था कि न्यूलैंड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे एटॉमिक लिंकिंग एलिमेंट प्रॉपर्टीज टू एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मासेस को लिंक किया था, वो पहले साइंटिस्ट थे। तीसरा एडवांटेज ये था कि उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को साथ में ग्रुप किया था। फॉर एग्जांपल लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो उन्होंने उसको साथ में ग्रुप किया था। उस जमाने के हिसाब से ये भी एक अचीवमेंट थी। लिमिटेशन इनकी सबसे ब्रिलियंट लिमिटेशन थी वो थी कोबाल्ट और निकल वाली। अभी आते हैं उस पर, पहले यहां लिमिटेशंस देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, the law was applicable only up to calcium. After calcium, every 8th element did not possess property similar to that of the first. मतलब जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उतने एलिमेंट्स को भी वो सेम फैशन में नहीं लगा पाए। इनका ये जो ट्रेंड था कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, वो कैल्शियम तक आके खत्म हो गया। जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उसके लिए उन्होंने न्यूलैंड ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। दिस वॉज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। इन फ्यू केसेज न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। देखो कोबाल्ट और निकल को आपने सेम स्लॉट दे रखा है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आप सेम स्लॉट में क्यों रखोगे, राइट? कई अनलाइक एलिमेंट्स को उन्होंने सेम स्लॉट दे रखा। दिस वाज आल्सो वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट लिमिटेशन। इसके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए, मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ।
कोबाल्ट एंड निकल एंड प्लैटिनम हैलोजेंस थे, इन्हें साथ में ग्रुप कर रखा है. Elements with greater atomic masses could not be accommodated into the octaves. This was also a major problem. आयरन जो एक एलिमेंट है जो कोबाल्ट को रिजेंबल करता है और निकल को रिजेंबल करता है, उसे बहुत दूर लगा रखा है. लिख दूं क्या ये? आयरन को बहुत दूर लगा रखा है कोबाल्ट और निकल से. सिर्फ 56 एलिमेंट्स जाने जाते थे दुनिया में और 56 एलिमेंट्स को ही उन्होंने इस पीरियड में इस फैशन में लगाया. आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी ऑक्टेव ने. दिस वाज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत फेमस है. क्यों? क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज भी बहुत वैलिड है, उसका एक बेसिस बना था. मेंडलीव वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया और उस वक्त जितने एलिमेंट नोन थे उनको भी इसमें अकोमोडेट किया और कुछ जगह भी छोड़ी आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए. तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करा था. तो मतलब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में पहली बार रिलेशनशिप स्थापित किया गया था मेंडलीव द्वारा. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो सेम वर्टिकल कॉलम में फॉल करते हैं. ऑब्वियसली इनकी भी शॉर्टकमिंग्स थी जो हम आगे पढ़ेंगे, बट अगेन उस जमाने के हिसाब से इट वॉज अ ब्रेक थ्रू एस्टैब्लिशमेंट कि उन्होंने एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम वर्टिकल कॉलम प्रोवाइड किया. अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक सेंटेंस में याद करना चाहते हो तो यू विल से द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, be it physical or be it chemical, the properties of elements are a periodic function of atomic masses. यानी कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगी, कोई ट्रेंड दिखेगा. इस सेंटेंस का ये मतलब है. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. राइट. नेक्स्ट, फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. फीचर्स का मतलब एक तरीके से फीचर्स भी बोल सकते हो, एडवांटेजेस भी बोल सकते हो. तो पहला एडवांटेज था कि उन्होंने कॉलम और रोज बनाए थे. 8 वर्टिकल कॉलम थे उनके पीरियोडिक टेबल में और 6 हॉरिजॉन्टल रोज थे. मेंडलीव ने गैप छोड़े थे उन एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कवर होने वाले थे. तो बेसिकली वो उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ऑलरेडी क्या कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जगह छोड़ के उन एलिमेंट्स की नामकरण करने की भी कोशिश की थी बाय प्रिफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल लाइक एका, डिवी, ट्राई टू द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग सिमिलर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप. जैसे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकन. तो ये बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं. सो इट वाज वैलिड टू सम एक्सटेंट. उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया कि इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या होगा और उसी के बेसिस पे उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज भी, सेवरल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी पहले से डिस्कवर कर ली. Noble gases were discovered much later after Mendeleev's periodic table. They were placed easily in the new group called zero group of Mendeleev's table without disturbing the existing order. Mendeleev ने अपने periodic table में एक जीरो ग्रुप तैयार कर रखा था. नोबल गैसेज जिन्हें मॉडर्न periodic table में भी बहुत अलग से जगह दी जाती है, वो मेंडलीव के periodic table में भी अकोमोडेट हो पाए इन दैट जीरो ग्रुप जो मेंडलीव ने बनाया हुआ था. लिमिटेशंस पे आते हैं, क्योंकि लिमिटेशन ज्यादा जरूरी है एडवांटेजेस से, क्योंकि लिमिटेशंस की ही वजह से हमें मॉडर्न periodic टेबल मिला. पहली लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन को कोई अच्छी पोजीशन नहीं दे पाए मेंडलीव. दूसरी लिमिटेशन ये थी कि इनके आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर ही नहीं थी. आइसोटोप्स को इन्होंने क्लियर पोजीशन नहीं दी थी. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये सॉल्व किया. एटॉमिक मास डज नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर. कहीं कहीं हमने देखने को मिला कि अपनी कन्वीनियंस पे इन्होंने एटॉमिक मास को क्या कर रखा था, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा भी था उसे पहले जगह दे रखी थी और जिसका एटॉमिक मास कम था उसे बाद में जगह दे रखी थी. तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव. मैं मेंडलीव की लिमिटेशन एक और थी शायद, यहां पे लिख देती हूं. पेन हाइड्रोजन आप जानते हो नॉन मेटालिक होता है, उसे लिथियम मेटल्स के साथ रखा हुआ था, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ये भी गलत था. कोबाल्ट और निकल में प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा था कोबाल्ट और निकल के केस में. ये भी प्रॉब्लम थी. आइसोटोप्स के लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह ही नहीं थी.
अच्छा, कोबाल्ट और निकल के साथ एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जो भी आपको याद रहे वो लिख लेना। टेरिलियम और इंडियम के केस में भी यही प्रॉब्लम आई थी, बट आई थिंक कोबाल्ट और निकल इज एन ईजी एग्जाम्पल टू लर्न। आप जानते हो कि आइसोटोप्स एटम्स एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो जब डिफरेंट एटॉमिक मास होता है तो कायदे से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्हें डिफरेंट जगह देनी चाहिए ना, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे ही तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल बना रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, हाइड्रोजन वाली और ये वाली, अगर 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आए तो हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम लिख के आनी है। नेक्स्ट इज आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का दिखता था। ये हेनरी मोस्टली ने दिया था 1913 में, और इसने केमिस्ट्री का फेस ही बदल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां नहीं भी पूछी जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन जरूर लिख देना, एक ही लाइन की बात है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी तक सब एटॉमिक मासेस पे खेल रहे थे, हेनरी मोस्टली ने एटॉमिक नंबर को यूज किया एज द बेसिस ऑफ देयर पीरियोडिक टेबल। उन्होंने बोला कि जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को किया जाता है क्लासिफाई या किया जाता है या बनाया जाता है बेसिकली पीरियोडिक टेबल, तब उसमें पीरियोडिसिटी दिखती है इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप किसी ट्रेंड में लगा सकते हो अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाओगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिंपल। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी ना आपके मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल में, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब हमने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल किया। नाउ अब इसके ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहले ट्रेंड, हम पहले कुछ ग्रुप की बात कर लेते हैं और पीरियड की बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ ग्रुप और फीचर्स ऑफ पीरियड। पहले तो यहां पे मैं लिख दूं कि 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, ग्रुप होते हैं वर्टिकल कॉलम। तो 18 वर्टिकल कॉलम हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। और पीरियड में क्या देखा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, एक पीरियड के जो भी एलिमेंट होंगे उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होंगे? सेम होंगे। और ग्रुप में क्या देखा जाता है कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो ये 2 फीचर्स तो रट लो। पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल सेम होंगे और ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जब भी आपको कोई एलिमेंट मिले, पूछा जाए कि इसकी पोजिशन क्या होगी, मान लो एलिमेंट नंबर एक्स, एलिमेंट नंबर एक्स को आपने स्टडी किया, आपको पता चला यार इसका एटॉमिक नंबर तो आ रहा है 16 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी से बना लो। क्या बनेगी? 2 8 6। कितने शेल हैं? 3 शेल हैं, तो पीरियड क्या होगा? तीसरा। कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप कौन सा होगा? 6th। नो। अब मैं बताती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या फंडा होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से कम है, लेट्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 होते या 2 होते, तो हम ग्रुप सेम ही दे देते। यानी कि अगर 1 होता तो हम बोलते ग्रुप 1 में आएगा, 2 होता तो हम बोलते ग्रुप 2 में आएगा। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी एलिमेंट में 2 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? उसे +10 कर देते हैं। यानी कि अगर 3 होता तो हम बोलते ग्रुप 13 में आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है तो ग्रुप कौन सा होगा? 16वां ग्रुप होगा। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, 2 से कम तो सेम एज दैट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, अगर 2 से ज्यादा तो +10। सो इन पीरियड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, और पीरियड में क्या होता है, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड जाते हो, तो पहले वैलेंसी क्या होती है? इंक्रीज करती है 1 से 4 और फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है 4 to 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एक ग्रुप में तो वैलेंसी सेम रहती है, वो तो मैंने बता ही दिया। आगे चलते हैं और इसके ट्रेंड पढ़ते हैं, बिकॉज इसके ट्रेंड पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले कौन सा पढ़ें? वैलेंसी बता दूं एक बार। ग्रुप की बात कर रही हूं। ग्रुप की वैलेंसी, एक ग्रुप लेते हैं लिथियम, सोडियम, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं सोडियम, अरे सोडियम का फॉर्मूला ये होता है
पोटेशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं बच्चा, लिथियम की होगी 2 1, सोडियम की होगी 2 8 1 और पोटेशियम की होगी 2 8 8 1। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 1 1। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? वैलेंसी रह रही है सेम, राइट। दूसरा ट्रेंड हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चा? एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो, एक ही बात है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस लिखेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस लिख के नहीं आएंगे, एंड द आउटर मोस्ट शेल। अब डाउन द ग्रुप देखो क्या होता है, और अक्रॉस द पीरियड देखो क्या होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम रहता है, लेकिन शेल्स जो है बढ़ते जाते हैं, है ना, शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो जब शेल्स बढ़ते जा रहे हैं बच्चा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और दूर होते जा रहे हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से। जब वो और दूर होते जा रहे हैं तो एटॉमिक जो उन पे प्रोटॉन का जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो उन पे और कम तरीके से लग पा रहा है। तो हम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीप गोइंग फार्दर एंड फार्दर अवे। इतना आया समझ? अब हम जाते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड हम जब जाते हैं तो सेम ही रहता है आपका ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स सेम रहती हैं, बस हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और ऐड करते जा रहे हैं। तो जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन और ऐड करते जा रहे हो। मान लो इसमें 2 थे तो इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, है ना। सेम ही वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हो, लेकिन अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड हो रहे हैं, तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से करता रहेगा अट्रैक्ट, एज वील गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो इसीलिए एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? डिक्रीज होता है, बिकॉज द अट्रैक्शन, द पॉजिटिव अट्रैक्शन, द पॉजिटिव चार्ज ओवर द एटम्स कीप इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Now the second property to discuss is metallic and non-metallic properties. मेटालिक प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, to lose one or more electron and form cation or positive ion is known as electropositivity. पॉजिटिविटी यार स्पेलिंग गलत हो गई,
एनीवे आप समझ रहे हो ना कि अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, चाहे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है चाहे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गए। तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटम बनाएगा पॉजिटिव आयन यानी कि केटायन, और इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोला जाता है। और ये मेटल्स शो करते हैं, इसीलिए इसे मेटालिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो आप पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो ओवरऑल एक एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आप नेगेटिव आयन बना रहे हो, अनायन बना रहे हो, उसे आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलोगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी लेके आ रहा है, नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। अच्छा, पहले मेटालिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड देते हैं। डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चा कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा सेम रहता है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। एटॉमिक जो पॉजिटिव चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो और कम हो रहा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल और दूर होता जा रहा है, वैलेंस शेल और दूर होता जा रहा है। जब वैलेंस शेल और दूर होता जा रहा है तो जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे ना उतना ही ईजी होता जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, क्योंकि वो दूर हो गया ना यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो बेचारा यहाँ पे ऊपर मान लो टॉप पे टाइटली बैठा हुआ था, लिथियम पे टाइटली बैठा हुआ था, है ना, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था 2 1, ये वाला 1 बहुत अच्छे से टाइटली पैक्ड था। सोडियम की बात करें तो सोडियम पे 3 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल हो गए, तो फिर ये वाले को थोड़ा इजी हो गया बाहर निकलना। पोटेशियम की बात करें तो और इजी हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से। बिल्कुल ऑपोजिट होता है पीरियड में। पीरियड में क्या होता है, मान लो एक पीरियड ड्रॉ कर लेते हैं, थर्ड पीरियड ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं बच्चा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टाइटली होल्ड होते रहते हैं और उनका बाहर निकलना उतना मुश्किल होता जाता है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी increases down the group and decreases across a period. Now let's talk about non-metallic properties. यहां लिख देते हैं यार, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म नेगेटिव आयन, यानी कि टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। ग्रुप की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं। The tendency of an element to form negative ion is known as non-metallic property. तो non-metallic property का क्या होगा बच्चा? There are some elements जो exhibit करते हैं properties metals और non metals की, उन्हें मेटेलाइट्स बोलते हैं। ये बात को याद रखना, मेटेलॉइड्स का कॉन्सेप्ट अगर मैं आगे भूल जाऊँ तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के यूजुअली राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के यूजुअली लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक चीज़ आप याद रखना। बट एनीवे अभी इसकी बात करते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज होता रहता है ना। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज करना डाउन द ग्रुप इजी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करोगे, जब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड की बात करें, अक्रॉस द पीरियड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सिंस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और अट्रैक्ट कर पाएगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट कर पाएगा, इसीलिए नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक और ट्रेंड बचा है हमारा ऑक्साइड्स का, वो कर लेते हैं जल्दी से। मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी, बिल्कुल ऑपोजिट। और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रही थी बच्चा? इंक्रीज हो रही थी। अब इसी में मैं आपको बोल दूं कि मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। मेटल क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। तो डाउन द ग्रुप बेसिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। तो डाउन द ग्रुप एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड विल डिक्रीज and across the period acidity of oxide will increase because it is directly proportional to the metallic and the non-metallic property. So oxide of the metals are basic, non-metal oxide are acidic. Along a period the basic character of the oxide of the element decreases and the acidic character increases. बस एक लाइन अगर ये याद रहेगी तो एसिडिक और बेसिक में कंफ्यूज नहीं होगे। मैं लिख देती हूं यहाँ पे, द बेसिक character of the oxides decreases along a period while acidic character increases. तो अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ही डिफिकल्ट है यार पेन टैबलेट से पढ़ाना ना, इतना अटकता है। एक तो गर्मी में पेन टैबलेट पे इतना पसीना हो जाता है कि वो काम करना बंद कर देता है। वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, टाइम टू बाय अ न्यू पेन टैबलेट। एक पीरियड के एलिमेंट्स है ये। ऐसे होता है थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे होता है कि नहीं होता? ये क्या है आपका? थर्ड पीरियड है, पीरियड नंबर 3। तो यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये होगा, सोडियम होगा स्ट्रांगली बेसिक। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्लोरीन होगा। क्लोरीन होगा स्ट्रांगली एसिडिक। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि SO2 और Al2O3 यानी कि सिलिकॉन नहीं सल्फर डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ध्यान देना क्वेश्चन में पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो क्या बोलोगे? सल्फर डाइऑक्साइड। यही है ना, क्योंकि सल्फर आ रहा है अक्रॉस अ पीरियड में राइट साइड पे। तो जैसे जैसे राइट साइड के एलिमेंट पे जाते जाओगे वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है ग्रुप में। तो दिस वाज द लास्ट ट्रेंड बच्चा। इस पे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ऑक्साइड पे। ऑक्साइड देके पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, इसे जरूर याद रखना। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं जाते जाते। हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हमने सारे ट्रेंड अच्छे से समझे, आप खुद ही बताओ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साइंटिफिक नेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में क्या होता था? ग्रुप में डिक्रीज होता था।
और पीरियड में क्या होता था, पीरियड में इंक्रीज होता था, नहीं, टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सॉरी, टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। तो अक्रॉस अ पीरियड वो डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, एक सेकंड रुको, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो डाउन द ग्रुप वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कम हो रहा है। तो डाउन अ ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना और इजी हो जाएगा। लेकिन अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। इसका ऑपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन विच इज एटॉमिक साइज का क्या होता है। एटॉमिक साइज भी अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर और दूर और दूर होते जाते हैं, फार्दर फार्दर अवे होते जाते हैं। और नंबर ऑफ शेल्स भी डाउन द ग्रुप जो है बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स रहते हैं अक्रॉस अ पीरियड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और टाइटली होल्ड करके रखता रहता है, रखता रहता है, रखता रहता है। और इसीलिए अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है। थैंक यू सो मच। बहुत ही गर्मी में बिना फैन ऑन किए ये रिकॉर्डिंग की गई है। आई एम सो सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट कि हम जब इसके मॉक पेपर्स करेंगे तो हम हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। आई विल सी यू एट 8th में 7 o'clock। 7 मई को, मतलब आज शाम को मैं उनके मॉक पेपर रिलीज कर रही हूँ आपके, वो तीनों मॉक पेपर आप उन्हें लगा के देखना, खुद से सॉल्व करके देखना। अगर नहीं होंगे तो 8th मई को 7th में मैं आपको 7 PM मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा दूंगी। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।